देखिए, एक मिनट में। कल टॉपिक मैंने आपको बताया था, मराठा जो है वो दो जगह पे पढ़ते हैं। एक कुछ सेक्शन शिवाजी से संबंधित जो सेक्शन है, ये हम मेडिवल हिस्ट्री में पढ़ेंगे, है ना। और जो शिवाजी यस। के उत्तराधिकारी और पेशवाओं का काल आएगा वो मॉडर्न में पढ़ते हैं, जो पढ़ चुके हैं। कल बात चल रही थी शिवाजी का जन्म 1627 में शिवनेरी में हुआ था, पुणे में है। शिवाजी के पिता शाहजी भोसले बीजापुर में कार्य करते थे। ठीक है दक्षिण भारत में मैंने आपको तीन राज्य बताए थे, अगर याद होगा, तीन मुस्लिम राज्य थे। एक था बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा, गोलकुंडा। है ना। तो जो शिवाजी के पिता थे वो कहाँ पर कार्य करते थे? बीजापुर में। शिवाजी अपनी माता के साथ पिता से अलग रहा करते थे, जिनका नाम है माता का जीजाबाई। पिता ने रामदास को जो है शिवाजी के रिलीज गुरु यानी धार्मिक गुरु के रूप में नियुक्त किया था, और दादा कौंडदेव को राजनीतिक गुरु के रूप में नियुक्त किया था। ठीक है ना। कल मैंने आपको बताया था, अगर ये क्वेश्चन तीन जगह पे बनता है, शिवाजी के जीवन पर सबसे ज्यादा प्रभाव किसका रहा? जीजाबाई। धार्मिक रूप से सबसे ज्यादा प्रभाव किसका रहा? रामदास। राजनीतिक रूप से यस। सबसे ज्यादा प्रभाव किसका रहा? कौंडदेव का। क्लियर बात। शिवाजी के यस पास सर। अपनी कोई ऐसे रॉयल सेना वगैरह तो थी नहीं। उनकी जो उद्देश्य था वो मराठवाड़ा क्षेत्र में स्वराज कायम करना था, लेकिन स्वराज कोई था नहीं पहले से। उस स्वराज का बहुत सारा भाग जो है बीजापुर के अंतर्गत भी आया करता था, और बहुत सारा मुगलों का जो भाग है वो भी स्वराज के अंतर्गत आता था। और यही कारण था कि शिवाजी का बीजापुर और मुगलों के साथ संघर्ष रहता। ठीक है ना। यस सर। साथ साथ चौथ और सरदेश मुखी जो टैक्स थे, जो शिवाजी इन क्षेत्रों से वसूला करते थे, तो ये क्षेत्र क्यों लेने देंगे? तो इसलिए भी लगातार था। शिवाजी ने अपने जीवन का जो प्रारंभ किया, एक सेना बनाई, वो मावल क्षेत्र से बनाई। कल मैंने आपको बताया था, वहां के जो आदिवासी जनजातीय लोग होते उनको जोड़ा था। शिवाजी ने अपनी प्रारंभिक अभियान 1644 बीजापुर का तोरण किला को जीता। तो बीजापुर के तोरण किले की विजय 1644, कल भी बात चल रही थी। जावली का किला एक मराठा सरदार के साथ जीता गया था 1656 में। ठीक है ना। ये दो पॉइंट। कल मैंने आपको एक कहानी सुनाई थी। बीजापुर का सेनापति था अफजल खां, आपको ध्यान होगा। अफजल खां ने शिवाजी के ऊपर पहले कई अभियान किए, वो नहीं जीत पाया। तो उसने एक प्लान किया था कि शिवाजी को किसी षड्यंत्र में करके, मतलब बुलाकर, मित्रता का बहाना बुलाकर उनकी हत्या कर दी जाएगी। तो अफजल खान ने उनको मित्रता के लिए बुलाया था, और साथ साथ ये भी कहा था कि आप अकेले आओगे, किसी को ले के नहीं आना है ना, सैनिक वैनिकों को लेने के नहीं आना। शिवाजी को उसके इरादों का कुछ पता था। जब शिवाजी अफजल खान से मिलने गए एक शिविर में, तो मैंने बताया था बहुत अच्छी खासी हाइट का व्यक्ति था ये शिवाजी, छोटी हाइट के थे। जैसे ही उसने शिवाजी को पकड़कर दबाया कि भाई गला घोट के मार दें, शिवाजी ने एक बगनखे की सहायता से अफजल खान की हत्या कर दी। स्टेटमेंट क्रम से लगाने के लिए आएंगे, तो बीजापुर से संघर्ष यानी अफजल खां की हत्या का समय है 1659। ठीक है। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था, सूरत की दो बार लूट होती है। सूरत को पहली बार लूटा था शिवाजी ने 1664, और दूसरी बार 1670, जब उन्होंने पुरंदर की संधि को तोड़ दिया था। कल याद होगा बैटल ऑफ पुरंदर, पुरंदर की संधि की बात चल रही थी। मुगलों के साथ यस। संघर्ष हुआ था, और मुगल शासक इस समय कौन था? औरंगजेब। औरंगजेब ने शिवाजी को पराजित करने के लिए राजा जयसिंह के नेतृत्व में एक बहुत बड़ा अभियान भेजा था। और जयसिंह ने शिवाजी, उनके परिवार और जो भी लोग थे उनको एक बहुत बड़ा किला था उस पर घेर लिया था। किला था पुरंदर का किला। कई महीने तक वो घेरा पड़ा रहा, और जब वहां पर मुगलों ने मराठों के रसद पानी की व्यवस्था को खत्म कर दिया, उसकी सप्लाई चेन को तोड़ दिया, तो तब शिवाजी ने आत्मसमर्पण किया था। जयसिंह शिवाजी के बीच में एक संधि हुई थी, वो कहलाती है पुरंदर की संधि, 22 जून 1665 को। अगले बात, चूंकि शिवाजी ने आत्मसमर्पण किया था, तो उनको अपना आधा राज्य मुगलों को देना पड़ा, साथ साथ अपने 23 किले मुगलों को देने पड़े। लेकिन शिवाजी ने यह कहा था कि भाई हमें इसमें कुछ छूट मिलनी चाहिए। तो जयसिंह के कहने पर वो मिलने जाते हैं आगरा में औरंगजेब से। औरंगजेब के दरबार में उन्हें पर्याप्त सम्मान नहीं मिला, तो उसके बाद वो दरबार से निकले, लेकिन औरंगजेब ने उनको गिरफ्तार किया, जेल में डाल दिया। फिर जेल में किसी तरह से वो बाहर निकले, जैसे मैंने कल एक कहानी सुनाई थी, वो मिठाई के डब्बे थे बड़े बड़े, ये वाली कहानी सुनाई थी। तो यस जेल से सर। बाहर निकले, तो उसके बाद उन्होंने पुरंदर की संधि को तोड़ दिया, यानी हम आपको आधा राज्य भी नहीं देंगे, और जो 23 किले देने वाली बात थी, और जो हमारा आपके प्रति अधीनस्थता की बात थी, वो हम नहीं माने। उसके बाद शिवाजी 1674 में अपना राज्यभिषेक कराते हैं। कल मैं बता रहा था, इतने लंबे समय से हम शिवाजी को पढ़ रहे हैं, लेकिन उन्होंने राज्यभिषेक नहीं कराया। 1674 में रायगढ़ को अपनी राजधानी घोषित करते हैं और अपना राज्यभिषेक कराते हैं।
और 3 उपाधियां ग्रहण करते हैं। छत्रपति मतलब राजा, हिंदू धर्मोद्धारक, या यहाँ पे लिखा हुआ हैंदव धर्मोद्धारक, हिंदुओं का उद्धार करने वाला, और तीसरी उपाधि है गो ब्राह्मण प्रतिपालक। समझ गए? गाय और ब्राह्मणों को पालना। समझ गए थे ये वाली बात? कल मैंने इसका यस सर। पूछा भी था। तो शिवाजी का राज्याभिषेक 1674, रायगढ़ राजधानी और 3 उपाधियां। लेकिन राज्याभिषेक के कुछ समय के बाद ही उनकी माता की मृत्यु हो गई थी। तो कुछ लोगों ने कहा कि आपका राज्याभिषेक गलत समय पर हुआ, अशुभ समय पर हुआ। तो कुछ दिन के बाद फिर उन्होंने दूसरा राज्याभिषेक और कराया था। मैंने क्वेश्चन पूछा यस था, सर। कल भी पूछा था, एक बार और बताया था कि किन यस सर। शासकों का 2 बार राज्याभिषेक हुआ, बताइए। औरंगजेब और ये शिवाजी। शिवाजी। हो गया ना बात? 1680 में शिवाजी की मृत्यु हो गई। अब आप देखो उनका राज्याभिषेक कब हुआ? 1674। और 80 यस में सर। शिवाजी की मृत्यु हो गई, यानी कि 5-6 साल का समय ही केवल उनको मिला। अब इसके बाद हम चल रहे थे, आज शुरू करेंगे शिवाजी का एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, शुरू करें। यस सर। ये तो चीज मैंने आपको पिछली क्लास में भी पढ़ा दी थी। यस सर। एडमिनिस्ट्रेशन। अब देखो, शिवाजी के जीवन का जो लंबा समय था वो तो मुगलों और बीजापुर से संघर्ष में निकल गया। ठीक है ना? शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ 1674 और मृत्यु हो गई 1680। तो गद्दी पर बैठने का समय मात्र 5 और 6 साल के बीच में मिला। 5 और 6 साल में कोई भी एक स्थायी राज्य गठित नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये समस्या होगी। तो शिवाजी के राज्य पर जो छाप रही, कुछ तो मुगलों की छाप रही और कुछ ज्यादातर बीजापुर की रही। यस उनका सर। जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो सामान्य तौर पर राजतंत्रात्मक था, जैसे भारत में प्राचीन काल से चलता है। और राजतंत्रात्मक का मतलब होता है कि राजा ही समस्त प्रशासन का हेड है। ये तो नॉर्मल बात है। सर ठीक है। तो शिवाजी का प्रशासन कोई अलग नहीं था, जैसे राजाओं का शासन चलता है राजतंत्रात्मक, वैसा ही था। ठीक बात। शिवाजी अपने राज्य के प्रमुख थे। एक बात और, शिवाजी की कार्यों की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद थी, सभी की होती थी। जैसे आपको ध्यान है, जब मैं दिल्ली सल्तनत और मुगल साहब को पढ़ा रहा था तो मैंने ये बताया था, बादशाह की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होती थी, जिसे क्या कहते थे? मजलिस खलवत। यस सर। है ना? और मंत्री परिषद का हेड कौन होता था? वजीर। और फिर डिपार्टमेंट्स होते थे। है ना? वो तो पहले भी, प्राचीन काल में भी होता था, अब भी है। ठीक उसी तरह से शिवाजी की भी अपनी एक मंत्री परिषद थी, जिसमें 8 मंत्री हुआ करते थे। और उस मंत्री परिषद को कहते थे अष्टप्रधान। रेड कलर में लिखा हुआ, पहले खुद से पढ़ो यहाँ पर। यस सर। राष्ट्रप्रधान। द किंग वाज सुप्रीम हेड ऑफ स्टेट। तो पूरे राज्य का हेड अष्ट कौन है? दिग्गज भी तो रहते थे सर किसी के दरबार में। क्या चीज? अष्ट दिग्गज। हाँ, वो मैं अभी बता रहा हूँ। एक मिनट, पहले ये 2 लाइन अच्छा। पढ़ो। द किंग वाज सुप्रीम हेड ऑफ स्टेट। पूरे राज्य यस। का हेड कौन है? राजा। Who was assisted by a group of 8 minister known as अष्टप्रधान। ठीक बात। तो राजा की सहायता के लिए 8 मंत्रियों की एक ग्रुप था। उन 8 मंत्रियों का जो ग्रुप है वो यहां पर क्या कहलाता है? अष्टप्रधान। ठीक है बात? यहां पर वो क्या कहलाता है? अष्टप्रधान। अब सुनो, अष्टप्रधान का जो हेड है वो प्रधानमंत्री है, और यहां पर उसे प्रधानमंत्री नहीं कहते मराठों में, उसे कहते हैं पेशवा। उसे क्या यस कहते सर। हैं? पेशवा। पेशवा। पेशवा मतलब प्रधानमंत्री, और छत्रपति मतलब राजा, चाहे तो लिख लो कॉपी पे। यस सर। छत्रपति मतलब किंग, और राजा। पेशवा मतलब प्रधानमंत्री। मन- समझ गए बात को? शिवाजी यस। अपने पेशवा खुद ही थे, उनका कोई पेशवा नहीं था। शिवाजी अपने पेशवा खुद थे, ध्यान रखिएगा। लेकिन जब यस सर। शिवाजी के उत्तराधिकारी आएंगे तो वो अपने पेशवाओं की नियुक्ति करेंगे। और हम जब मॉडर्न हिस्ट्री में जाएंगे तो आपको पता होगा, शाहू जी के नीचे बालाजी विश्वनाथ, है ना? यस सर। बालाजी फर्स्ट, बालाजी सेकंड, ये सारे हम लोगों ने पढ़े, पेशवा पढ़े कि नहीं पढ़े? वहां पर पढ़े। यस। तो शिवाजी अपने पेशवा खुद थे। अब जो आपने सवाल किया था, मैं उसका जवाब बता रहा हूँ। वो टॉपिक एक्चुअली में अभी आपने पढ़ा नहीं है, मैं बता देता हूँ। दिल्ली सल्तनत से कुछ राज्य टूटकर अलग हुए थे, जैसे बंगाल टूटकर अलग हुआ था, दक्षिण भारत में यस। विजयनगर टूटकर अलग हुआ था, क्लियर है बात, और बहमनी राज्य टूटकर अलग हुआ था। तो दक्षिण भारत में विजयनगर जो टूटकर अलग हुआ था, उसके एक प्रमुख राजा थे कृष्णदेव राय। पढ़ लीजिएगा, आपके नोट्स में होगा। कृष्णदेव पढ़ राय के लिया। हाँ, कृष्णदेव राय। मैंने बताया था ना जी कि जी। इनको जरूर पढ़ लीजिएगा। कृष्णदेव राय के यस। दरबार में तेलुगु के 8 विद्वान रहते थे। यस सर। समझे? राजा कौन है? कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय के इसलिए दरबार में तेलुगु भाषा के 8 विद्वान रहते थे। तेलुगु
भाषा के 8 विद्वान, उनको कहते थे अष्टदिग्गज। क्लियर यस है? सर। क्लियर है? यस। हाँ, यस क्लियर सर। बात। अब शिवाजी का अष्ट प्रधान का मतलब समझ रहे हो क्या? मंत्रियों का, यस सर। 8 मंत्रियों का जो समूह है वो क्या कहलाएगा? अष्ट प्रधान। अष्ट प्रधान का यस। हेड कौन होगा? पेशवा, यानी कि वो प्रधानमंत्री। और पेशवा यहाँ पर शिवाजी खुद ही है। तो शिवाजी छत्रपति भी खुद है और पेशवा भी खुद है। बताओ यहां तक। आप यस सुनो, सर, क्लियर है। जो अष्ट प्रधान के मंत्री हैं ये बड़े काम की बात है, और ये लिस्ट मैचिंग करने के लिए आती है, कभी कभी सिंगल भी आता है। अष्ट प्रधान में कुल कितने मंत्री होंगे? 8। 8। उसका जो हेड होगा, अब स्क्रीन पर देखिए, उसे कहते हैं पेशवा। पेशवा का पेशवा। काम क्या है? अपने छत्रपति को, अपने राजा को प्रशासन की एडवाइस देना, और साथ साथ राजस्व विभाग का भी प्रमुख होगा। ये दिल्ली सल्तनत में भी सेम है, ये मुगलों में भी सेम है। जैसे मैंने आपको बताया था वजीर, तो वजीर का काम था बादशाह को एडवाइस देना, और वजीर राजस्व प्रधान, राजस्व विभाग का भी हेड था, सेम। फिर दूसरा पद है मंत्री का सरे नौबत। सरे नौबत है सेनापति के रूप में, मतलब एज ए डिफेंस मिनिस्टर कह लीजिए, जो सैनिकों की भर्ती करेगा और युद्ध से संबंधित सारे कामों की जिम्मेदारी होगी सरे नौबत एज ए डिफेंस मिनिस्टर। ठीक है। तीसरा मंत्री है यस। वाक्यानवीस। ये सेना, ये सॉरी, गुप्तचर और सूचना विभाग का हेड होगा। जैसे आईपी डिपार्टमेंट वगैरह टाइप के होते हैं, तो सूचना और गुप्तचर विभाग का हेड होगा वाक्यानवीस। फिर है मजमू आधार या अमात्य, जो राज्य की आय का लेखा जोखा रखेगा। भाई हमारे पास कितना पैसा आया, कितना पैसा हमने खर्च करा, तो इन सब चीजों का अकाउंट रखने का काम कौन करेगा? मजमू आधार या अमात्य। परवाना नवीस, राज्य के परगनों की देखभाल करेगा। परगने किसे कहते हैं? जो गांव के समूह होते हैं। सुमंत या यस दबीर सर। विदेश मंत्री है। पंडित राव पंडित जी का काम करेंगे। न्यायाधीश न्यायाधीश का काम करेंगे। तो मुझे इसमें से 5 तो ऐसे हैं जो आंख बंद करके भी कोई भी सुना देगा। पेशवा यस मतलब, सर। यस। पेशवा मतलब प्रधानमंत्री होता। पंडित राव पंडित यस। का ही काम करेंगे। न्यायाधीश न्यायाधीश का काम करेंगे। बचे कितने? 5, है यस ना? सर। तो 5 को ही तो थोड़ा सा पढ़ना है, और क्या करना है, इतने ही तो बचे हमारे पास में। ये सरे भी नौबत, याद हो जाएंगे। सरे नौबत एज ए डिफेंस मिनिस्टर समझ लो। वाक्यानवीस गुप्तचर विभाग का प्रमुख। अमात्य राज्य की आय और व्यय का लेखा जोखा। परवाना नवीस परगनों की देखभाल। और सुमंत या दबीर विदेश मंत्री। इसमें से क्वेश्चन 2 तरीके से बनते हैं। या तो लिस्ट मैच करने के लिए बनेगा, आपको इनमें से कोई 4, जो उसकी मर्जी भैया 4 को दे देगा और 4 इधर रख देगा, मैच करिए कौन सा किसका काम है। और कई बार ये सिंगल क्वेश्चन भी पूछा है कि शिवाजी के दरबार में या उनके एडमिनिस्ट्रेशन में सुमंत या दबीर का जो पद था वो किस चीज का पद होता था? विदेश मंत्री। यस सर। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद करना, वो भी 5 पॉइंट याद करने, ज्यादा नहीं करने। ये तो था अष्ट प्रधान। अब इसके बाद आ जाइए, आगे हम लेंगे मैटर, ये शिवाजी का रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन है। देखिए, वैसे तो शिवाजी का जो मराठवाड़ा राज्य है वो कृषि की दृष्टि से बहुत फर्टाइल नहीं है, वो आज भी नहीं है। महाराष्ट्र का विदर्भ क्षेत्र है, वहां पे पठार पठार है, तो वो बहुत ज्यादा फर्टाइल नहीं है। पहले से हम लोग एक चीज पढ़ रहे थे कि राज्य की आय का जो सबसे बड़ा स्रोत होता है वो लैंड रेवेन्यू होता है। आप प्राचीन काल में चले जाइए, आप दिल्ली सल्तनत में आ जाइए, या मुगल काल में आ जाइए, राज्य की आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या होता है? कृषि से मिलने वाला लैंड रेवेन्यू। लेकिन यस यहाँ सर। पर मराठों के पास जो कृषि है वो कम है, क्योंकि बंजर क्षेत्र है, ज्यादातर पठारी क्षेत्र है, तो इसलिए उनकी मजबूरी है कि वो दूसरे तरफ के सोर्सेस पर आए। बस वो मैं भी बताऊंगा आपको। चलिए, सबसे पहले हम शिवाजी के रेवेन्यू में आते हैं। शिवाजी का रेवेन्यू सिस्टम था, जो लगान लेने का सिस्टम था, वो एक लाइन में कहलाता है रैयतवाड़ी। और रैयतवाड़ी का यस। मतलब होता है राज्य और किसान के बीच में सीधा संबंध, यानी राज्य के कर्मचारी किसान से सीधा टैक्स लेंगे, कोई मीडिएटर नहीं होगा। यस सर। और रैयतवाड़ी हमने दिल्ली सल्तनत में भी पढ़ा है। यस सर। ठीक है बात। इसके अलावा अन्य अधिकारी रेवेन्यू डिपार्टमेंट से रिलेटेड होते थे, जैसे देशमुख, देश पांडे, पाटिल, कुलकर्णी, ये सब राजस्व विभाग से संबंधित अधिकारी होते थे। तो आपसे कभी ये पूछा जाएगा कि शिवाजी की जो राजस्व व्यवस्था थी वो क्या थी, तो बस एक लाइन में रैयतवाड़ी, यानी किसानों से राज्य का सीधा संबंध, जिसमें कोई मीडिएटर नहीं होगा। पहले मीडिएटर जमींदार हुआ करते थे, जमींदारी सिस्टम को शिवाजी ने हटा दिया और डायरेक्ट किसानों के साथ सीधा संबंध किया, जिसे हम रैयतवाड़ी कहते हैं। आई बात यहां तक? यस। समझे? अब सुनो, शिवाजी के लिए मैंने अभी एक बात बताई थी कि हर राज्य की आय का जो सबसे बड़ा स्रोत होता है वो क्या होता है? लैंड रेवेन्यू।
लेकिन इनके पास लैंड रेवेन्यू कम जनरेट होता था। क्यों? क्योंकि इनका लैंड ज्यादा फर्टाइल नहीं था सर। ज्यादा फर्टाइल, इसलिए उन्हें दूसरे 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 टैक्सेस पर निर्भर होना पड़ा। यही कारण था कि यस। उन्होंने नए टाइप के टैक्स खोजे। उनमें एक सबसे प्रमुख टैक्स था चौथ, और दूसरा था सरदेशमुखी। अभी मैंने बताया भी था। अब ये क्या है इसको समझते हैं। चौथ एक तरह का सैनिक कर है, जो कुल उत्पादन यस का 1/4 लिया जाता, तभी उसको चौथ कहते हैं। कुल उत्पादन का 1/4 कैसे? मान लो, मान लो शिवाजी का जो महाराष्ट्र वाला राज्य है, स्वराज, उसमें काफी सारे क्षेत्र बीजापुर के भी आते हैं और मुगलों के भी आते हैं। तो ये क्या करते थे, बीजापुर और मुगलों के जो क्षेत्र है उस पर अपनी सेना लेकर जाते थे, और वहां के गांव और शहरों से चौथ टैक्स वसूलते थे। चौथ टैक्स होता है एक सैनिक कर, यानी कि हम इन क्षेत्रों पर आक्रमण करेंगे, और अगर आपको हमारे आक्रमण से, मराठों के आक्रमण से बचना है, तो आपको उत्पादन का 1/4 देना। ठीक बात। यस। तो बताओ बीजापुर और मुगल क्यों नहीं लेने देंगे? वो कहेंगे हम क्यों लेने दें यार। मुगल और उनको क्या बीजापुर। आपत्ति होगी? मतलब किस चीज से सर? टैक्स से? और टैक्स से देखो, सर? अभी तो कहानी सुनाई मैंने, ध्यान से नहीं सुना। नहीं, नहीं सर, ये मतलब 1/4 लेते थे ना ये लोग जब हाँ, जाते थे। उत्पादन का 1/4 लेते थे। किन क्षेत्रों से? बीजापुर और मुगलों के क्षेत्र से लेते थे, सैनिक कर के रूप में। यस। तो मेरा यस सवाल ये सर। है कि उन राज्यों को किस बात पे आपत्ति होगी, बीजापुर को और मुगलों को? वो क्यों नहीं लेने देंगे, बताइए। हाँ सर, वो यही मना करेंगे सर कि अच्छा क्योंकि एक वो बात बताओ, मुगलों के। एक बात बताओ, कल को पाकिस्तान के सैनिक भारत में धड़धड़ाते हुए घुस जाएं और कहें कि हमको टैक्स दो, समझ गए मेरी बात को? यस मान लो वो एलओसी सर। क्रॉस कर कर भारत में आ जाएं कि हमको टैक्स दो, तो भारत सरकार लेने देगी? नहीं नहीं सर। पटक्के ना पिटाई करेंगे। यस सर। क्यों लेने देंगे? अरे भारत एक संप्रभु राज्य है, हमारी खुद की एक सेना है, तो हम क्यों लेने देंगे? यस सर। बिल्कुल। तो बीजापुर नहीं कहेगा ऐसा? क्या मुगल नहीं कहेंगे? हाँ। अरे यस भाई सर, तुम मुगलों की हमारे सेना। राज्य से कैसे ऐसे ले सकते हो? तो यही तो इनके यस। संघर्ष का कारण था। और यही तो चौथ यस। और सरदेश मुखी का मैटर था, जो फर्रुख सियर ने मराठों को कहा था कि आप ले सकते हो। वो बहुत बात की बात थी। सरदेश मुखी पर आ जाओ। सरदेश मुखी कुल उत्पादन का 1/10 टैक्स हुआ करता था। एक तरह का जमींदारी था, 1/10 होता था। और ये भी बीजापुर और मुगलों के क्षेत्र से वसूलते थे। किस बात का? एग्रीकल्चर टैक्स। वो क्यों लेने देंगे? वो कहेंगे हमारा राज्य, हम आपको क्यों लेने दें? तो इसलिए चौथ और सरदेश मुखी दो टैक्स पर इनका बीजापुर और मुगलों से संघर्ष चलता था। फिर एक लाइन में समझो। चौथ एक तरह का सैनिक कर है, जो कुल उत्पादन का 1/4 है। आपके नोट्स में भी लिखा है, यहां भी लिखा हुआ देखो, 1/4 है। और सरदेश मुखी यस। एक तरह का एग्रीकल्चर टैक्स है, जो कुल उत्पादन का 1/10 है। यस सर, 10%। बस, ठीक है, समझ गए बात को? और यस जब तक सर। शिवाजी औरंगजेब का मैटर चला, ये मैटर लगातार इनके बीच में संघर्ष का कारण बना। फिर इसको सॉल्व किया जाएगा फर्रुख सियर के काल में। यस। ठीक है। अब शिवाजी की मिलिट्री सेना पर आई। देखो, शिवाजी के राज्य की बात करें तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, शिवाजी के जीवन का जब प्रारंभ हुआ तो उनके पास तो कोई रॉयल सेना ऐसी थी नहीं। पिताजी तो खुद यस सर। बीजापुर राज्य जो है वहां पे काम करते थे। तो उन्होंने एक क्षेत्र से वहां के जो जनजातीय लोग हैं उनको जोड़ा, और धीरे धीरे अपने राज्य की सेना को बढ़ाते चले गए। जिस क्षेत्र से उन्होंने सबसे पहले लोगों को जोड़ा, उस क्षेत्र का नाम याद है अभी भी? कल भी पूछा था। सबसे पहले जिस क्षेत्र को इन्होंने अपने राज्य में जोड़ा था सर। जिस क्षेत्र के लोगों को जोड़कर सबसे पहले अपनी सेना बनाई थी, उस क्षेत्र का नाम क्या था? हाँ सर, मौ से था सर कुछ। हाँ, ये सब नहीं, कल भी बताया था, देखो मैंने मार्क कर दिया। हाँ जी। मावली। मवाली मवाली। मवाली नहीं, मावली। मवाली नहीं। माव। पढ़ने में मवाली लग रहा होगा, लेकिन मावली है। ठीक है ना? यस सर। तो मावली क्षेत्र से सबसे पहले उन्होंने जोड़ा। खैर, जब उनका राज्यभिषेक हाँ। हो गया, अच्छी खासी सेना बन गई, तो अब शिवाजी की फिर। सेना में कौन कौन सा पार्ट था समझिए। जैसे आज हमारी वायुसेना होती है, नौसेना होती है, इस टाइप का। तो उनकी यस। सेना का एक पार्ट है इन्फेंट्री। इन्फेंट्री का मतलब होता है पैदल सैनिक। यस सर। ठीक है। दूसरी सेना का पार्ट है कैवलरी, घुड़सवार सेना। यस सर। तो सेना में कौन सी दो चीज हो गई? एक तो पैदल सैनिक, एक घुड़सवार सेना। ठीक है। हाथी वाती यस। सेना में कम होते थे,
और नौसेना थी बिल्कुल, लेकिन बहुत बड़ी नहीं थी। अब उसका कारण क्या? उनकी सेना में दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण थी, एक पैदल सेना और एक घुड़सवार सेना। कारण है कि शिवाजी जिस जगह पर अपने अभियानों को कर रहे हैं, जो उनका राज्य है, वो मराठवाड़ा का पठारी क्षेत्र है। पहले इसको समझो, पठार है, घाटी है, पठार है, घाटी है, इस टाइप का। तो क्या ऐसे में हाथी बहुत सक्सेसफुल होंगे या रथ? नहीं। नो सर। पठार वठार टाइप के क्षेत्र हैं, तो हाथी और रथ सक्सेसफुल नहीं होंगे। वहां सक्सेसफुल यस। होंगे घोड़ों की सेना और पैदल सेना। यस सर। ठीक है, एक बात। दूसरा नंबर बात था, शिवाजी छापामार युद्ध नीति के सबसे बड़े विशेषज्ञ थे। छापामार का मतलब होता है जब उनका मुगलों से संघर्ष चलता था, मान के चलो शिवाजी को पराजित करने के लिए मुगलों की एक सेना आई। मुगलों की सेना है 5 लाख की, बहुत सारे हाथी, बहुत सारे रथ, बहुत सारे सैनिक। तो जब वो सेना चलेगी ना, तो वो बहुत विशाल सेना होती थी मुगलों की। उसके साथ यस उनके सर। बाजार भी चलते थे, मीना बाजार, मार्केट भी चलते थे उनके। नाचने गाने वाले भी चला करते थे सेना के साथ। बहुत बड़ी सेना। अब जैसे इतनी भारी भरकम सेना है, दोनों साइड में पठार है, तो तुरंत शिवाजी के सैनिक या शिवाजी की जो सेना है, वो छापामार युद्ध नीति, जिसे हम गोरिल्ला युद्ध नीति भी कहते हैं, के तहत थोड़े से सैनिक एकदम से इनके ऊपर अटैक करेंगे, कुछ सैनिकों को मारेंगे, घायल करेंगे, फिर जंगल में छिप जाएंगे। यस सर। तो इस तरह से ये मुगलों पर भारी पड़ जाते थे। तो इसके लिए कहा जाता है, मराठों में दो लोग छापामार युद्ध नीति के, याद रखना, सबसे विशेषज्ञ लोग थे। मराठों में, पूरे मराठों में बता रहा, जो सबसे बड़े विशेषज्ञ थे, एक शिवाजी और एक बाजीराव फर्स्ट। यस सर। ठीक है। एक छोटी सी उनके पास नौसेना भी थी, लेकिन वो उतनी बड़ी नहीं थी जितना कि ये दो थे। ये कुछ शब्दावली है। पागा सेना, घुड़सवार, नियमित सेना, राजकीय सेना को कहा जाता है पागा सेना। सिलहदार, अस्थायी घुड़सवार, जिन्हें युद्ध के समय जोड़ लिया जाएगा, युद्ध के बाद उन्हें हटा दिया जाएगा। और पैदल सैनिक हुआ करते थे। पागा सेना जो नियमित घुड़सवार सेना थी। ये उनकी सेना के बारे में। ठीक है, ये कुछ शब्दावली हैं, पढ़ लेते हैं, कभी कभार आ जाते हैं। जैसे सरे नौबत, एक सेनापति, इंचार्ज ऑफ आर्मी लिखा हुआ है। ठीक है। किलादार, ऑफिसर्स ऑफ फोर्ट, किले के नाम से पता चल रहा है, किलादार मतलब किले का जो हेड हो गया। नायक, हेड ऑफ द मेंबर यूनिटी ऑफ इन्फेंट्री, यानी पैदल सैनिक, जो पैदल सेना है उसकी यूनिट का हेड क्या कहलाएगा? नायक। हवलदार, हेड ऑफ द 5 नायक, जो 5 नायक हैं उनके ऊपर का जो हेड है हवलदार। और जुमालदार आप देख रहे हैं, या जुमलदार आप देख रहे हैं, हेड ऑफ द 5 नायक। तो ऐसे शब्द हैं, बस कभी कभार इनमें से कोई क्वेश्चन बन जाता है। आज यस। बस ये खत्म। शिवाजी का टॉपिक यहीं तक समाप्त है। फिर अब ये चैन देख लीजिए, इसके बाद हमने इसको पढ़ा है मॉडर्न। देखो, आ जाए। एक यहाँ पर शिवाजी की मृत्यु मैंने आपको बताया था 1680। अब यहां तक आते हैं क्या होता है। ये देखिए, ये लिखा हुआ है, यस। ये मैं मार्क कर। 1674 इसलिए लिखा हुआ है, ये इनकी रूलिंग टाइम है। ध्यान है, शिवाजी का राज्यभिषेक कब हुआ था? 1674 में हुआ था। यस और शिवाजी का जन्म कब हुआ था? सर। उनका हुआ था सर। भूल जाते हैं फटाफट। अभी अभी तो पढ़ाया, कल भी तो पढ़ाया था। भूल गए? यस। अच्छा बताओ, पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? सर पढ़ाया था, वो मैंने ध्यान नहीं दिया था सर उस टाइम का। देखो, ध्यान तो देना है ऑनलाइन क्लास में। अब हम आपको ये नहीं देख सकते कि आप ध्यान दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। स्क्रीन पर ध्यान तो रखना पड़ेगा, तभी तो चश्मा लगता है हमारी तरह आंखों पे। 1627 शिवनेर में। यस। देखिए, यही वाली स्क्रीन थी। यस सर। 1627। सिविल में एक बात को बस ध्यान रखिएगा, चील की तरह नजर होनी चाहिए आपकी कंटेंट पे। बार बार का ना टाइम नहीं मिलता, बहुत ज्यादा सिलेबस इतना ज्यादा है, इतनी सारी चीजें पढ़नी है आपको, तो हमारे पास इतना समय नहीं होता कि हम एक ही चीज को 100 बार पढ़े जाता है। मैक्सिमम मतलब कोशिश ये करनी है, दिमाग में डाल दीजिए मैक्सिमम चीजों को। 100% की गारंटी तो नहीं ले सकते क्योंकि हम सुपर कंप्यूटर नहीं है, लेकिन मैक्सिमम यस। चीजों को ध्यान ये रखना है कि एक बार अगर वो निगाह से निकल जाए, तो करीब करीब 50-60% पर हम श्योर हो जाए कि यार ये चीज थी, मेरी आंखों से निकली है ना। और यस। बाकी जो 50% या 60% बचेगा या 40% बचेगा, उसको मेहनत कर कर हम अगले से याद कर लेंगे।
लेकिन कुछ पार्ट ऐसा होगा जो एक बार अगर आंखों से निकल जाएगा तो वो हमें याद होना चाहिए। वो कब होगा? यस जब बिल्कुल एकदम दिमाग कंसंट्रेट होगा आपके पास में। ठीक है, तो शिवाजी का जन्म बताइए कब हुआ? 1627 सिवनेरी में। मृत्यु 1680। आई बात यहां तक? चलिए इस एरो पर आगे बढ़ते हैं। ये साई बाई या सोराबाई, ये उनकी पत्नी है। शिवाजी और साईबाई, हालांकि उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी इनकी पत्नी का नाम। शिवाजी से उत्पन्न सबसे बड़े पुत्र हैं संभाजी। दो पुत्र हैं, संभाजी और राजाराम। ठीक है, यस सर। दो पुत्र हैं, सबसे बड़े पुत्र हैं ये राजस बाई जो है, ये इनकी इनकी पत्नी है, इनको छोड़ो। तो शिवाजी के बड़े पुत्र हैं, 1 और 2 लिखा हुआ कि नहीं लिखा हुआ? यस सर। शिवाजी के राजा राम और सबसे, हाँ देखो सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। शिवाजी के सबसे बड़े पुत्र हैं संभाजी। ये गद्दी पर आए 1680 में, लेकिन औरंगजेब के साथ संघर्ष में औरंगजेब ने इनकी हत्या कर दी थी 1689। तो 8-9 साल ये गद्दी पर रहे। उसके बाद जब संभाजी की हत्या हो गई तो औरंगजेब ने संभाजी की पत्नी येशुबाई और इनके बेटे शाहू जी को कैद कर लिया था। यस सर। ये राम कहानी मैंने आपको सुनाई थी मॉडर्न, जिस दिन हमने मॉडर्न स्टार्ट किया था। इनको क्या कर लिया था? कैद कर लिया था। और बहादुर शाह फर्स्ट जब गद्दी पर आया था औरंगजेब के बाद, तो उसने इन्हें कैद से छोड़ा था। तब ये मुद्दा बना था कि शाहू जी अगले छत्रपति बनेंगे कि नहीं बनेंगे, आगे चलते। 1689 में जब संभाजी की हत्या हो गई तो शिवाजी के दूसरे बेटे गद्दी पर आए, और दूसरे बेटे यस का नाम सर। क्या है? राजा राम, यस है नहीं? सर। यस 1689 से 1700 तक का इनका कार्यकाल चला, 1700 तक। 1700 के समय जब इनकी मृत्यु हो गई, उस समय इनकी पत्नी है ताराबाई। उस समय कौन है इनकी यस पत्नी? सर। ताराबाई। राजा राम प्लस ताराबाई से उत्पन्न पुत्र का नाम है शिवाजी सेकंड। यस सर। समझ में आई बात? तो जब यस राजा, सर। अच्छा ये राजा राम की दूसरी पत्नी है इधर राजसबाई, इनसे उत्पन्न पुत्र का नाम है संभाजी सेकंड, क्योंकि एक संभाजी तो ऑलरेडी पहले हो चुके हैं हमारे पास। ठीक है बात? आप सुनो, राजसबाई तो अभी पर्दे के पीछे हैं, वो तो फिल्म के इंटरवल के बाद आएंगे। इंटरवल से पहले तो उनकी एंट्री नहीं, जैसे हिंदी फिल्मों में होती है। तो अभी गद्दी पर राजा राम बैठे हुए थे। राजा राम और उनकी पत्नी का नाम है ताराबाई। राजा राम की मृत्यु सन 1700 में हो गई, तो ताराबाई राज्य की हेड बनी। लेकिन उनका जो छोटा बच्चा है, ताराबाई उसकी हेड बनी, और उनकी इच्छा होगी कि गद्दी पर कौन आए, मतलब साहू जी आए कि उनका खुद का बेटा है? ताराबाई की इच्छा तो उनके खुद के बेटे को ही चाहिए। भी होगी। अरे रामायण में भी तो यही पढ़ लिया था हम लोगों ने, यस सर। है ना? तो ताराबाई की यस। इच्छा क्या होगी कि उनका बेटा शिवाजी सेकंड गद्दी पर आए। बात समझ में आई? उधर यस। बहादुर शाह फर्स्ट ने शाहू जी को कैद से मुक्त कर दिया ताकि मराठों में डिस्प्यूट हो जाए कि गद्दी पर कौन आए, और मराठे अपने आप ही लड़ मरे। यस। इसलिए इनको मुक्त किया था। कहानी समझ में आई? तो यस। मराठों में खुद डिस्प्यूट हो जाए कि गद्दी पर शिवाजी आने चाहिए सेकंड कि साहू जी आने चाहिए, इनमें डिस्प्यूट हो जाए, चलो भाई इनको मुक्त कर दो, और हुआ भी। फिर क्या हुआ, मराठा पेशवा आएंगे बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ फर्रुख सियर के काल में, अब आ गया फर्रुख सियर का काल, मॉडर्न में पढ़ाया था मैंने। फर्रुख सियर के काल में सैयद बंधुओं से संधि करेंगे। वो है यस नहीं सर। अब्दुल्ला खां, सैयद बंधुओं से संधि करेंगे। और उस संधि के तहत ये होगा कि किसी तरह से मुगल शासक फर्रुख सियर से शाहू को छत्रपति की मान्यता मिल जाए। यस। दक्षिण भारत से चौथ और सरदेश मुखी वसूल करने की मान्यता मिल जाए। इसके बदले में मराठे उनको हेल्प करेंगे वहां पर जाकर। जब ये राम कहानी लेकर फर्रुख सियर के पास बालाजी विश्वनाथ जाते हैं और हुसैन अली जाते हैं, तो बाद में फर्रुख सियर ने इस संधि को मान्यता नहीं दी थी, और जिसके कारण वो जो सैयद बंधु थे उन्होंने फर्रुख सियर की हत्या कर दी। उसके बाद फर्रुख सियर के बाद रफी उद्दौला वगैरह गद्दी पर बैठाए, तब जाकर साहू को यह मान्यता मिली थी कि आप मराठों के छत्रपति हैं। ठीक है, यस। ये सब हमने मॉडर्न में पढ़ लिया था। तो ये सब चलता जा रहा था, ये मॉडर्न में हो चुका था। तो शिवाजी वाला जो मैटर है ये हमारा समाप्त। यस। बस ये ऑलरेडी हमारा हो चुका था। अब ये बताओ सेकंड क्लास में क्या पढ़ाऊं? अभी मैं जरा इसको स्टॉप कर रहा हूँ। हाँ सर। क्या पढ़ाएंगे सर? चलो मैं सेकंड क्लास में मिलता हूँ, फिर बताता हूँ।
जी सर।